Hello everyone, this is Arshit and today we will discuss about water mist fire suppression system। तो आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या इसके सिस्टम डिटेल्स हैं और क्या इसका एप्लीकेशन है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है और इसको क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी। वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू डू नॉट हैव सब्सक्राइब्ड इट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो वाटर मिस्ट फायर सप्रेशन सिस्टम का पहला ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी को सेव करना एक्सटर्नल फायर से, और दूसरा ये था कि जो फायर का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करना कंपार्टमेंट से, ताकि फ्लैश ओवर या फायर जो है वो स्प्रेड ना हो किसी भी आसपास वाले कंपार्टमेंट में। और तीसरा इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि क्लास ए और क्लास बी फायर को एक्सटिंग्विश करना। और चौथा जो था वो हेलोन और CO2 को रिप्लेस करके वाटर का यूज़ करना क्लास बी फायर इन मशीनरी रूम्स के अंदर। और फ्रीडम प्रोवाइड कराना स्प्रिंकलर सिस्टम से, क्योंकि जो स्प्रिंकलर सिस्टम में पाइप्स यूज़ होती हैं वो ज़्यादा स्टोरेज यूज़ करती हैं और वाटर का भी ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए अगर हम बात करें इसके सिस्टम डिटेल की, तो ये 5 to 140 बार के प्रेशर तक काम कर सकता है, और ये सिंगल और ट्विन फ्लूइड सिस्टम है। एक फ्लूइड भी यूज़ कर सकते हैं हम इसके अंदर, और एक से ज़्यादा मतलब दो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये कंटिन्यूस डिस्चार्ज कर सकता है वाटर को, और शॉर्ट टाइम के लिए भी डिस्चार्ज कर सकता है। और ये जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम नॉर्मली क्लोज होते हैं और जैसे कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब स्प्रिंकलर सिस्टम ऑन होते हैं, उसी तरह ये भी नॉर्मली क्लोज रहेगा। अगर जो इसको थोड़ी सी भी हीट प्रोवाइड होगी तो ये इसकी अपनी नोजल ओपन कर देता है, ताकि जो मिस्ट है वाटर का वो स्प्रेड कर सके और फायर को एक्सटिंग्विश कर सके। अगर हम इसकी बात करें एक्सटिंग्विशिंग मैकेनिज्म की, तो उसके अंदर ये होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उसको वाटर मिस्ट बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एयर को डाइल्यूट कर देते हैं, और उसके अंदर उसकी मिस्ट जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है वाटर की। तो जब वो सप्लाई होता है बर्निंग जोन के अंदर, तो जो वाटर मिस्ट है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस होती है बर्निंग फ्यूल से उसकी वजह से। और जब इवेपोरेशन होती है तो वहाँ पे सफोकेशन की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई उसको नहीं मिलती, और जो है फायर जो है एक्सटिंग्विश हो जाती है। अगर हम बात करें हीट एक्सट्रैक्शन की, तो हीट एक्सट्रैक्शन जब होता है, जब हम वाटर अप्लाई करते हैं, तो जो हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है तीन एरिया से, जो कि है पहला हॉट गैसेस और फ्लेम से, दूसरा फ्यूल से, और तीसरा जो है ऑब्जेक्ट और सरफेस जो उस फायर का होता है उससे। अगर हम कंपेयर करें कोर्सर स्प्रे को, जो फाइनली डिवाइडेड वाटर स्प्रे पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा स्पीड से इवेपोरेट करते हैं, क्योंकि जो उनका सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है वाटर मास का, और जिसकी वजह से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो हाई हो जाती है, जिसकी वजह से जो हीटिंग है वो कूल डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है एट द फास्टर स्पीड। अगर हम हीट को 30 से 60% तक एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो एनफ हो जाता है बर्निंग को स्टॉप करने के लिए। और बात करें हम लिक्विड फ्यूल फायर की, तो उसके अंदर जो इवेपोरेशन है वो कूल करता है फ्लेम को, और जिसकी वजह से जो रेडिएंट हीट फ्लक्स है वो रिड्यूस होना स्टार्ट कर देता है सरफेस ऑफ फ्यूल से, जो रिजल्ट करता है इवोल्यूशन ऑफ फ्लेमेबल वेपर्स का। और जो कॉम्बिनेशन होता है रिड्यूस फ्लेम टेम्परेचर और रिड्यूस्ड इवोल्यूशन ऑफ वेपर का, वो रिजल्ट करता है रिड्यूस बर्निंग रेट में, और कई केसेस में जो है वो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट कर देता है। फायर है लिक्विड फ्यूल्स में जिसका फ्लैश पॉइंट जो है अबव नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, जैसे कि डीजल फ्यूल हो गया जिसका फ्लैश पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस है। वो एक्सटिंग्विश हो सकती है जब फ्लेम कूलिंग हो और रिड्यूस हो रेडिएशन के फ्यूल के सरफेस से। और जो फायर है जिनका फ्लैश पॉइंट जो है बिलो नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, जैसे कि हेप्टेन हो गया, वो ज़्यादा हार्ड होते हैं एक्सटिंग्विश करने के कूलिंग प्रोसेस से, क्योंकि जो उनका टेम्परेचर होता है वो इतना रिड्यूस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो वेपर एयर मिक्सचर है फ्यूल के सरफेस से ऊपर, वो लीन फ्लेमेबिलिटी लिमिट से नीचे नहीं हो पाता। ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट के अंदर अगर हम बात करें, तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो एक्सपेंड करती हैं अप्रोक्सीमेटली 1900 फोल्ड्स के अपॉन इवेपोरेशन। और अगर जो हम वाटर फाइनली डिवाइडेड वाटर स्प्रे पार्टिकल्स को अगर जो हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं हॉट कंपार्टमेंट्स के अंदर, तो जिसकी वजह से
जो रिजल्ट करते हैं, बहुत जल्दी वेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाता है और जो एक्सपेंशन और डिस्प्लेसमेंट है एयर की वो स्पीड अप हो जाती है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन लेवल है उस कंपार्टमेंट के अंदर वो बहुत कम होने लग जाता है। और अगर जो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फायर जो है वो अब ऑटोमेटिकली एक्सटिंग्विश होना स्टार्ट हो जाती है। हम बात करें रेडिएंट हीट ब्लॉकिंग की, तो इसके अंदर ये होता है जो अटेन्यूएशन होती है रेडिएशन की, वो डिपेंड करता है ड्रॉप डायमीटर पे और मास डेंसिटी ऑफ ड्रॉपलेट पे। अगर जो कंसंट्रेशन जो है और डायमीटर जो है वो 50 माइक्रोन से कम है तो जो डिग्री ऑफ अटेन्यूएशन है रेडिएंट हीट की वो इंक्रीज हो जाती है। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से जो वाटर मिस्ट है वो एक हाई कंसंट्रेशन ऑफ फाइन ड्रॉपलेट्स को यूज करता है एक्सटिंग्विश करने के फायर को। अगर हम इसकी बात करें एप्लीकेशन की कि मतलब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो ये मशीनरी स्पेसेस में यूज़ होता है, जो कि मरीन्स में यूज़ होता है, मरीन्स में होता है मशीनरी स्पेस, टरबाइन एनक्लोजर में यूज़ होता है और मरीन एकोमोडेशंस में यूज़ होता है, होटल हेरिटेज बिल्डिंग में यूज़ होता है और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में होता है। तो बेसिकली हम इसके सेफ्टी ऑब्जेक्टिव मैकेनिज्म और फीचर ही देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ इसका क्या सेफ्टी ऑब्जेक्टिव है, क्या मैकेनिज्म है और क्या फीचर है। अगर हम बात करें मशीनरी स्पेसेस की, तो मशीनरी स्पेसेस के अंदर जो है वो फायर जो लगती है वो डीजल फ्यूल से लगती है, या तो लुब्रिकेटिंग या हाइड्रोलिक ऑयल स्पिल से लगती है, जो कि हॉट इंजन पार्ट्स को अगर जो टच कर जाती है तो आग लगने का खतरा ज़्यादा हो जाता है, चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर हम बात करें इसके अंदर पूल और स्प्रे हाइड्रोकार्बन फायर्स भी हो सकती हैं, जो कि वेरी फास्ट डेवलपिंग है और उनके पास इतना पोटेंशियल है, इतना सामर्थ्य है कि वो एक शिप को डिस्ट्रॉय कर सकती है इजीली। जो सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी है उन्होंने अपने रूल्स में ये गाइड किया हुआ है कि हर एक मशीनरी स्पेस के अंदर एक CO2 या हेलोन जो है वो वेल इक्विप्ड होना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे जब ये बना था तो हेलोन जो है वो बैन कर दिया गया था और उस CO2 के जो सेफ्टी हैजार्ड्स को देखते हुए लोगों ने अल्टरनेटिव फाइंड करना स्टार्ट कर दिया था। और अब 1997 में जो स्प्रिंकलर सिस्टम को हम उसके अल्टरनेटिव यूज़ करने लगे थे, लेकिन उसमें दिक्कत ये हुई थी कि जो उनकी पाइप्स की हाई वेट है और ज़्यादा डायमीटर है तो वो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करते थे और जो है वो शिप की स्टेबिलिटी में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो जिसकी वजह से हमें वाटर मिस्ट सप्रेशन स्प्रे सिस्टम यूज़ करना पड़ा, क्योंकि इसका जो पाइप का डायमीटर है वो बहुत कम है और ये लेस स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जो क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज़ करता है वो भी बहुत लेस है एज़ कम्पेयर टू स्प्रिंकलर सिस्टम। और यही कारण है कि हम इसको टरबाइन क्लोजर, मरीन एकोमोडेशन, होटल हेरिटेज बिल्डिंग और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी इसी कारण की वजह से इस सिस्टम को यूज़ करते हैं। हम इसके सेफ्टी ऑब्जेक्टिव को देखें तो इन सब एप्लीकेशंस में सेफ्टी ऑब्जेक्टिव यही था कि जो हेलोन और CO2 एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है उसको रिप्लेस करना है और लेस अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर हम कोई भी फायर को एक्सटिंग्विश कर सकें, इसलिए इसको ऑक्यूपाई ज़्यादा करते हैं। और इसका जो मैकेनिज्म है वो ये है कि कन्वेक्टिव कूलिंग करना फ्लेम का, हॉट गैसेस और फ्यूल स्टीम को डिस्प्लेस करना ऑक्सीजन से। Thanks for watching this video. If you like the video then please subscribe to the channel, and in the next video I will further talk about about this topic, that is water mist suppression system.